नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। आज बात उत्तराखंड की मलिन बस्तियों की। उत्तराखंड आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मलिन बस्तियों पर राजनीति शुरू हो गई है। देहरादून में धरना देकर मालिकाना हक देने की अब मांग की जा रही है। उत्तराखंड में लगभग 582 मलिन बस्तियां चिन्हित की गई हैं। इन बस्तियों में 1.5 लाख से अधिक मकान हैं और लगभग 7.5 लाख से ज्यादा की आबादी यहां निवास करती है। कांग्रेस अब मालिकाना हक देने की मांग कर रही है, तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अतिक्रमणकारियों का साथ देती है। तो देखिए, बड़ा सवाल यह है कि आखिर मलिन बस्तियों पर राजनीति एक बार फिर क्यों शुरू हो गई है। उत्तराखंड में फिर से मलिन बस्तियां चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि मालिकाना हक देने पर अब बीजेपी और कांग्रेस लगातार आमने सामने हैं। और देहरादून के गांधी पार्क में इंडिया गठबंधन के लोगों ने धरना दिया। समर्थक वहां पर इकट्ठा हुए और पूर्व सीएम हरीश रावत ने 1 घंटे का मौन उपवास भी रखा। अब पूर्व सीएम ने मालिकाना हक देने की मांग रख दी है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरकार जो इस पर चर्चा करे। और देवभूमि में 582 से ज़्यादा अधिक जो मलिन बस्तियां हैं वो चिन्हित की गई हैं। और इन 582 मलिन बस्तियों में 1.5 लाख से अधिक के मकान हैं। 1.5 लाख से अधिक लोग जो हैं इन बस्तियों में रह रहे हैं। और इनकी अगर आबादी की बात की जाए तो 7.5 लाख से अधिक की आबादी बैठती है। सवाल ये है कि आखिर उत्तराखंड में इन मलिन बस्तियों को आखिर किसने बसने दिया, और एक से शुरू होकर 582 मलिन बस्तियां आखिर हो कैसे गई। क्या उस वक्त किसी का ध्यान इस पर नहीं था जब ये लोग बस रहे थे, बाहर से आकर रह रहे थे? क्या उस वक्त ढीला ढवाली का जो रवैया है वो प्रशासन ने अख्तियार किया, और सरकारों का ध्यान इन पर आखिर क्यों नहीं दिया? इसके अलावा 582 मलिन बस्तियां हैं, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी इस पर राजनीति की रोटियां सेक रही हैं? और क्या मलिन बस्ती वालों ने अतिक्रमण किया है या नहीं किया है, इसकी परिभाषा कौन तय करेगा? और अगर अतिक्रमण है तो फिर उनको हटाने का काम क्या सरकार करेगी? इसके अलावा कोर्ट और एनजीटी कई बार ये कह चुकी है कि नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से हटाइए। तो फिर सवाल यह है कि आखिर बार बार अध्यादेश लाकर इन लोगों के साथ क्या धोखा हो रहा है, या फिर सरकार 2027 से पहले इन लोगों को मालिकाना हक देगी? ये एक बड़ा सवाल है। तो आज बड़ा सवाल यही है, और क्वेश्चन आवर में आज इसी मुद्दे पर बातचीत भी होगी कि आखिर मालिकाना हक क्या कांग्रेस देने जा रही है, और क्या अब इस मुद्दे को चुनाव से पहले उठाकर इस पर अब पूरी कोरी सियासत हो रही है? क्योंकि कांग्रेस का टाइम रहा हो चाहे बीजेपी का टाइम रहा हो, हर किसी ने इनके मालिकाना हक की बात की, लेकिन जब सत्ता से बाहर हो गए तब इनकी आवाज़ फिर से उठाना शुरू कर दिया कि हम सत्ता में आएंगे तो मालिकाना हक देंगे। दरअसल असल वजह यह है कि यहाँ इनकी आबादी लाखों की है, और इस वजह से चुनाव कोई भी हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो यहाँ की ये लाखों की आबादी वोट बैंक के तौर पर देखी जाती है। और यही कारण है कि जब चुनाव आता है तो नेता इनके पास जाते हैं और ये पूछते हैं कि भैया इस बार जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम हर हाल में कर देंगे। लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं, वोट की व्यवस्था मुझे लगता है कि ज़्यादा नेता करते हैं इन बस्तियों में जाकर के। और लगातार अध्यादेश 18 की बात हो, 21 की बात हो, 24 की बात हो, लगातार मालिकाना हक देने के लिए, स्थायी व्यवस्था करने के लिए इनको अध्यादेश के ज़रिए वहीं पर स्थापित रखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन सी वो सरकारी जगह होगी, और सरकार के पास क्या इतनी सरकारी जगह है कि आखिर इतने लाखों लोगों को बसाने का काम सरकार करेगी? बाहर से आकर लोग रह रहे हैं, रोजगार की तलाश में रह रहे हैं। पुल के नीचे आप देख लीजिए, आज भी एसबीटी के पास इतने लोग नीचे रह रहे हैं, पुल के, गरीब जनता रह रही है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। कहीं पर आप चले जाइए, तमाम जगहों पर ऐसे लोग जो बाहर से आकर रह रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन सरकार के नुमाइंदे वहाँ जाकर ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। जो बच्चे, उनका परिवार, वो टेंट में पुल के नीचे भरी सर्दी में, अब गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मी में उसके बाद जो बरसात का सीज़न आएगा, बरसात में भी वो लोग वहाँ रहने को मजबूर होंगे, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आएगा। जब बात होगी कि वोट बैंक की, तो फिर उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, तमाम वोटर आईडी कार्ड भी बनवाए जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव में ये भी देखा जाता है कि कौन वोटर किसका है, उस हिसाब से इन लोगों का आकलन हो रहा है।
तो आखिर मालिकाना हक को लेकर क्या कोरी सियासत हो रही है? आज इसी मुद्दे पर क्वेश्चन आवर में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन लोगों को आखिर मालिकाना हक मिलेगा तो आखिर कब मिलेगा। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष नोटियाल, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकेश भंडारी, यूकेडी के प्रवक्ता, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और उमा सिसोदिया जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। केदार सिंह रावत जी, अब आप देखिए, सरकार आपकी है, अध्यादेश 18 हो, 21 हो या फिर 24 हो, लगातार अध्यादेश के जरिए इन लोगों को वहां पर रोका जा रहा है। तो सर, ये लोग क्या वैध तरीके से रह रहे हैं या इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है यहाँ पर? जी नमस्कार, धन्यवाद आपका जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, न्यायपालिका जो है वो निर्णय लेगी कानून के हिसाब से, जो हमारा संविधान है, हमारा सर मैं तो अभी आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो तो बाद की बात है ना। कोर्ट निर्णय देगा, क्या नहीं देगा। मेरी कोर्ट बात तो सुन लीजिए मान्यवर, नहीं सुननी है तो हटा दीजिए मुझे उससे जी। पर अगर आपने मुझे जोड़ा है तो बात तो सुन लीजिए जी। न्यायपालिका जो है कानून के हिसाब से निर्णय लेगी कि वो अतिक्रमणकारी हैं जी। लेकिन जो कार्यपालिका जो सरकार है वो ये देखे कि क्या वो जो अतिक्रमणकारी हैं वो बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, पाकिस्तानी हैं, कहाँ चले गए केदार रावत जी आप? बस हो गए कहाँ चले गए? जी सर, मैं रोहिंग्या की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जो मलिन बस्तियां हैं जिसमें लाखों लोग रह रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ भाई, मैं वही बोल रहा हूँ कि वहाँ रहने वाले जो अतिक्रमणकारी है वो कौन है? सर आप क्यों नहीं देख रहे हैं? 17 से आपकी सरकार, अब तक आप यही नहीं देख पाए। कोर्ट से क्यों कह रहे हैं? मेरी सरकार है और आप सुनने को तैयार नहीं है। सर आप बात ऐसी कर रहे हैं, चलिए आप बताइए फिर आप क्या कहना चाहते हैं। अगर वो वहाँ अतिक्रमणकारी, चलिए कोर्ट ने बोल दिया कि अतिक्रमणकारी को जो है वो करिए जी, बाहर करिए, ठीक है, वो तो कानून के हिसाब से देखेंगे। लेकिन जो सरकार बैठी है, चाहे वो भाजपा की है, कांग्रेस की है, वो तो नागरिकों को देखेगी ना। अगर वो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, तो उस हिसाब से कार्रवाई करिए। अगर वो भारत के नागरिक हैं तो उनको जो है सरकार जो है उनका नियमितीकरण करे, नहीं है तो उनके लिए जो है जगह उपलब्ध करवाए, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करे। जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई अगर ये नहीं है तो उनके लिए जो है आवास की व्यवस्था करिए। ठीक है, अब केदार सिंह जी तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ आपसे? समझ में आ रही है? नहीं, मेरी तो आ रही है सर, मेरे तो अच्छे से आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या इन 7-8 वर्षों में अब तक सरकार ये फैसला ही नहीं कर पाई, ये चिन्हित नहीं कर पाई कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है? जी, तो ये सरकार का काम है, ये सरकार की नाकामी है। फिर मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार की नाकामी है ये? आप अपनी सरकार की नाकामी गिना रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल सरकार की फिर ये नाकामी है अगर वो ये नहीं चिन्हित कर पाए कि वो पाकिस्तानी है कि रोहिंग्या है कि बांग्लादेशी है। अगर वो इसी भारत का नागरिक है तो उसको दो भाई। ठीक है, यानी कि अगर मतलब आप कह रहे हैं कि भाई चाहे यूपी से आए, बिहार से आए, देश के किसी भी हिस्से से आकर यहाँ रहे, किसी भी धर्म का हो, कोई बात नहीं यार, किसी भी धर्म का हो वो आकर बस सकता है, लेकिन पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, भाई साहब वो भारत के नागरिक हैं। तो सर बाहर से आकर बसने वाला चाहे वो हिंदू भी हो, उसको बाहर निकालिए। बाहर से कोई आकर बसेगा, भाई बांग्लादेश से भी आ सकता है, नेपाल से भी आ सकता है, पाकिस्तान से भी आकर बस सकते हैं, हिंदू भी बस सकते हैं। जो बाहर से है, भारत से बाहर से, उसको बाहर निकालिए। ठीक है, लेकिन सर कोर्ट तो कई बार ये कह चुकी है कि इनको हटाइए। अब देखिए आपने देखा था, कोर्ट तो सिर्फ कानून देखेगी ना भाई, लेकिन जो कार्यपालिका है वो तो ये देखेगी ना कि इस देश का नागरिक अगर गरीब है, उसके पास वो नहीं है, वो बस गया, तो उसको दो भाई, विस्थापन की भी वो दो, प्रधानमंत्री आवास योजना में हो सकता है तो उसमें दो, उसमें दो।
ठीक है, लेकिन तो अभी तक कार्यपालिका मिला, को देखिए मिला किसी को नहीं है। आपकी पार्टी, आपकी सरकार कोशिशें तो कर रही है और लगातार अध्यादेश लाकर, जैसा आरोप विपक्ष लगा रहा है कि भाई ये तो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इनको मतलब नहीं इन चीज़ों से। ये कांग्रेस का भी कहना है। देखिए हरीश रावत जी तो, रावत साहब मौन व्रत भी रखे हैं आज 1 घंटे का। बहुत अच्छी बात है, मौन व्रत अब हरीश रावत जी भी रखेंगे, सब रावत रखेंगे, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो जो हमारी मीडिया है, हमारा वो है क्या नाम, चौथा स्तंभ जी, उसको देखना है ना भाई। ठीक है, चलिए सर, हम तो न्यायपालिका ने अपना निर्णय ले लिया ठीक है सर। कानून के हिसाब से। हाँ, आपकी बात सही है, मीडिया ही देखेगी सर। मीडिया देख रही है कि वहाँ क्या हालात हैं लोगों के। खैर आप बने रहिए। मेरा भी आपसे निवेदन है, कर आग्रह करके जी, कि अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तो सरकारों को ये देखना चाहिए कि अगर विदेशी हैं तो भाई उनको हटाओ, और अगर ठीक है। भारत के ही नागरिक हैं तो उनको बसाओ भाई, उनको ठीक है। अगर कोई मजबूर हैं तो उनको बहुत अच्छी दो। बात आप कह रहे हैं। देखिए आपकी ये जो बात है ना रावत साहब, ये थोड़ा अच्छी लग रही है, क्योंकि बहुत कम नेता इतना दिल, इतना जिगर दिखा पाते हैं, जो टीवी पर भाई बैठकर ये कह साहब पाते हैं कि भाई कैसे हमारी यार, सरकार आप और नाकाम हम है। सब, आप और हम सब जो है इसी देश के लिए तो मर रहे हैं ना, घुट थोड़ा रहे हैं, अब कैसे नहीं, होगा। आपकी बात अच्छी है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। आप देखिए इतना अच्छा जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल फ्रैंक होकर के बोल रहे हैं, अच्छी बात है आपकी। आशीष नोटियाल, अगर बीजेपी के नेता ही कह रहे हैं भाई सरकार को बसाना चाहिए, और अगर हमारी सरकार इतने वर्षों में ये पहचान ही नहीं पाई है कि कौन रोहिंग्या है भाई, कौन बांग्लादेशी है, तो फिर तो फेलियर तो सरकार का है। लेकिन सिर्फ अगर बाहर का है, इंडिया से, तो निकालिए, भारत का है तो बसाइए। आशीष जी, ठीक है। उमा जी, आपको क्या लगता है, अगर मैं इस सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि देखिए अभी आपने सुना बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, भाई नहीं निकाल पाए तो फेलियर है, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहली बार तो मैं इतने सालों से डिबेट पर आई हूँ, पहली बार मैंने बीजेपी के किसी नेता के मुखार बिंद से ये इतनी पॉजिटिव बातें सुनी हैं। तो मैं सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करती हूँ रावत जी को कि पहली बार लिटरली यहाँ इस बात से सभी एग्री होंगे कि अदरवाइज बीजेपी के जितने प्रवक्ता यहाँ पर आते हैं, अच्छा हो बुरा हो, वो अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगाते हैं, अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानते। राजनीति की मोहमाया से ऊपर हट करके विधायक जी पहली बोल बार रहे हैं। रियली, मतलब मैं कहूंगी कि एक अच्छे प्रवक्ता से आज हम लोग रूबरू हुए हैं। तो केदार सिंह रावत जी ने जो बातें कही है वो वाकई में सरकार को करनी चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि रावत जी खुद ये जानते हैं कि उनकी सरकार का फेल्योर है, और अब आने वाले कुछ टाइम में, अगले साल हमारे पास चुनाव है, कुछ ही महीनों का हमारे पास टाइम बचा है। क्या रावत जी को ये लगता है कि उनकी सरकार ये काम कर पाएगी कि वो चिन्हित कर पाए जो पिछले 7 सालों में नहीं कर पाए, चिन्हित कर पाए, फिर एक दूसरी जगह ढूंढे, वहां पर वो फ्लैट्स बनाए, वहां पर इन लोगों को ले जाके वहां पर बसाए और उसके बाद इन बस्तियों को तोड़े? क्या आपको लगता है कि ये काम सरकार कर पाएगी, जो अब तक चिन्हित ही नहीं कर पाई है कि ये बस्तियां कैसे बसी, कहां से लोग आए, कहां से आकर बसे हैं? और सबसे बड़ी बात एंकर महोदय, ये जो बस्तियां बसाई गई हैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेता शामिल हैं, और हमारे जो रायपुर के विधायक हैं और हमारे जो मसूरी के विधायक हैं वो तो पारंगत हैं लोगों को इसमें बसाने के लिए। उन्होंने तो पूरी की पूरी नदी नाले खाले उन लोगों ने बेचे, अपना वोट बैंक वहां पर उन्हें बसाया है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के खुद के जो विधायक इसमें शामिल हैं वो आसानी से इन लोगों को आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, रहना चाहिए कि हटा देना चाहिए? देखिए मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करती हूँ कि सरकार को दूसरी जगह इन लोगों के लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, वहां पर कुछ छोटे फ्लैट्स बनाने चाहिए और इन लोगों को वहां पर बसाया जाना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, और सरकार इतनी बड़ी प्लानिंग अगर कर पाए, इजी भी नहीं है, लेकिन सरकार के सामने कुछ बड़ी बात नहीं होती, सरकार जो चाहे कर सकती है। आशीष नोटियाल जी, आपको क्या लग रहा है 1 घंटे के मौन व्रत से इतना पुराना ये मसला हल हो जाएगा क्या? अब चुनाव आ रहे हैं तो देखिए आप भी कह रहे हैं नहीं भाई स्थायी हक मिलना चाहिए। अब रावत जी ये कह रहे हैं, आशीष जी ये कह रहे हैं कि भाई जो बाहर के लोग हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको निकालो, इंडिया वालों को हक दो। आशीष जी ठीक है, चलिए मैं राकेश जी मैं आपके पास लास्ट में आऊँगा क्योंकि मेरे को आपका विश्लेषण चाहिए इस पर। अंकिश भंडारी, आपको क्या लगता है? सचिन भाई, ये तो आज का मुद्दा नहीं है, कम से कम ये है 50 से 70 वर्ष हो गए हैं जो वहाँ पर जो लोग रेलवे की भूमि पे रह रहे हैं, और लगभग जो रेलवे की भूमि है वो कम नहीं है, वो 30 जो हेक्टेयर ज़मीन है
जिसमें जो है लगभग 4362 परिवार अभी वहाँ पर रह रहे जी। हैं वर्तमान में, जी। जो यथावत स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इन 2016 में ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया सचिन भाई जी। और 2016 से आज 26 हो गए, दिन की 10 साल हो गए इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ 2016 से और 26 में आप मानिए बीजेपी की दो टर्म्स हो गए और कांग्रेस का एक टर्म्स, यदि हम हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के उसके बात करें। लेकिन अंकेश भंडारी लेकिन सिर्फ मैं हल्द्वानी का जिक्र नहीं कर मैं रहा उसी की हूँ, बात मैं कर रहा हूँ। टोटल कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मलिन बस्तियां आखिर बसाई किसने। पहले तो जो मसला है वो तो हल्द्वानी का ही है जी, अब तो लेटेस्ट में चल रहा है, लेकिन अभी जो आज हरीश रावत जी मौन रख रहे हैं तो सबके लिए रख रहे हैं। मैं उस पर भी आऊँगा सचिन भाई, लेकिन पहले थोड़ा इसको कंक्लूड कर लें चीज़ों को कि कैसे चीज़ें हुई है ना। जब वहाँ पे इतने परिवार हैं, यानी कि जब 4365 जो परिवारों की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आप मान लीजिए कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटर भी होंगे, जो सीधी बात है। तो आज सरकार के सामने पहले तो प्रश्न चिन्ह ये खड़ा है कि भाई कैसे व्यवस्था बनाएगी। और उसमें जैसे केदार रावत जी ने कहा कि उसमें जो है बांग्लादेशी या पाकिस्तानी रोहिंग्या ये बात कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूँ जो 50 से 70 साल से इस देश में रह रहे हैं वो कैसे रोहिंग्या या बांग्लादेशी पाकिस्तानी हो सकता है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यदि वो ये थे तो आपकी सरकार कर क्या रही है। देश में भी आपकी सरकार है 12 साल से और इस प्रदेश में भी 9 साल से आपकी सरकार है, आप कर क्या रहे हैं। कैसे वो जो है इस देश में इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो आपकी सरकार पे स्वयं खड़े होते हैं कि आपके सरकार के कार्यकाल में कैसे वो इस देश में घुस रहे हैं, इस प्रदेश में रह रहे हैं। और दूसरी बात, अभी आपने हालांकि कल परसों की एक न्यूज़ पढ़ी होगी सचिन भाई, 160 लोगों को जो है पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको यहाँ जो है उत्तराखंड में जो है आपने वो दे दिया, उनको सब यहाँ की नागरिकता दे दी। तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। सरकार पे तो सीधा सवाल खड़ा हो रहा है कि आप बाहरी लोगों को तो आप नागरिकता दे रहे हैं, लेकिन अपने देश के अपने प्रदेश के लोगों को आप व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं कर पा रहे। अब उनका आप इस छोटे से टाइम पीरियड में आप कैसे सर्वे कर लोगे जब आपने 10 साल सर्वे नहीं कर पाए। ठीक है अंकेश भंडारी, बड़ा सवाल है क्योंकि जब गिनती करने की बात आती है तब तो अध्यादेश ले आते हैं ना, और ये आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि भाई इतने टाइम से अगर कोई रोहिंग्या है, कोई बांग्लादेशी है, कोई पाकिस्तानी है और अगर उत्तराखंड में आकर रह रहा है तो फिर आपकी सरकार, आपकी इंटेलिजेंस कर क्या रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद राकेश मिश्रा जी से पूछेंगे कि आखिर क्या कोरी सियासत हो रही है। छोटा सा ब्रेक। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बात उत्तराखंड की मलिन बस्तियों की, और मैं खासकर देहरादून का जिक्र करूंगा क्योंकि देहरादून एक ऐसी सिटी है जिसको देश विदेशों में भी लोग खूब पसंद करते हैं, मसूरी आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। लेकिन जब यहाँ की हालत देखते हैं, मलिन बस्तियों की हालत देखते हैं, तब वो भी सवाल पूछते होंगे कि क्या ऐसा देहरादून होना चाहिए और आखिर इन लोगों के लिए स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए। राकेश मिश्रा जी, राजनीति हो रही है या कभी हक भी मिलेगा? देखिए सचिन भाई, लगता है चुनाव पास हो और चुनाव जब आता है तभी गरीब गुरबा याद आता है। मतलब देहरादून का अस्तित्व आप छोड़ दीजिए, उत्तराखंड का जब से अस्तित्व शुरू हुआ होगा, इससे भी 50 साल पीछे चले जाइए, तब से ये बस्तियां बसी हैं जी। चाहे देहरादून की चंदन नगर बस्ती हो, चाहे कुलबुल्ला मोहल्ला हो, चाहे आप कावली रोड हो, चाहे रायपुर की बस्ती हो, चाहे मसूरी की बस्ती हो। ये मलिन बस्तियां होते कौन हैं? ये मलिन बस्तियों में बसने वाले लोग कौन हैं जी? मलिन का मतलब हुआ जो समाज की साफ सफाई कर रहे हो, ऐसी बस्तियों के लोग। तो क्या वो जमीनें, जिन जमीनों पे उन्होंने आज अपने पूर्वजों ने या उनके लोगों ने आके मकान बनाया या रहने लगे, तो उनको स्वामित्व का अधिकार क्यों नहीं दिया जा सकता? सर, बसाया किसने? मिश्रा जी, सवाल तो ये भी है ना, बसाया किसने और जब बस रहे थे तब क्या कर रहा था प्रशासन? यहाँ बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जो पुराने जमाने से हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण बता देता हूँ। मेरे पिताजी के पिताजी देहरादून आए थे तो मलिन बस्ती में ही घर बनाया था, चंदन नगर में, और उसका स्वामित्व नहीं था हमारे पास। हम लोग बड़े हुए, थोड़ा सा पारिवारिक रूप से सरसब्ज हुए, तो आगे दूसरी जगह जाके मकान बनाया। तो आप उसे मलिन बस्ती की संज्ञा, ये जो विवाद चल रहा है, आज भी वहां किसी के पास भू स्वामित्व का अधिकार नहीं है, लेकिन कोई भी मकान ऐसा नहीं है जो 3 मंजिल और 4 मंजिल से नीचे का बना हो। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मिश्रा जी ऐसे भी तो बहुत सी बस्तियां हैं जहां टेंटों में लोग रह रहे हैं, तिरपालों में लोग रह रहे हैं। अभी आप चले जाइए किसी पुल के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, आप देख लीजिए, इधर तमाम जगहों पर बस्ती नहीं है। नहीं, वो लोग तो रह रहे हैं ना, बसेरा है। हाँ, वो बस्ती नहीं है। बस्ती वो जिन मलिन बस्तियों को लेके 564 मलिन बस्तियों की जो बात कर रहे हैं, जिनमें उनके 7.5 लाख से ज्यादा वोटर
जहां ये 25-25 हजार की विधानसभा है उत्तराखंड में, अगर वहां 7.5 लाख वोटर बैठे हैं तो लगता है चुनाव आने वाला है। नहीं, फिर धीरे धीरे पक्का मकान बनाना शुरू कर देंगे जो बने हुए हैं। लोग रह रहे हैं। कौन सी मलिन बस्ती में आप चले नहीं, जाओ, मैं कच्चे जिसका मकान मिल जिक्र जाएंगे कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि भाई नहीं वो तो बसेरा है, बसेरा फिर कैसे बस्ती बनेगी वो अरे जो पता नहीं लगता ना उस ओवरब्रिज चीज के का। नीचे बसे हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि आज ये लोग आकर बाहर से रह रहे हैं, 10, 20, 50 परिवार हैं, कल कोई अच्छी लोकेशन देखेंगे, वहां टेंट गड़ जाएंगे, फिर पक्का मकान शुरू हो जाएगा। अब तो नहीं जाग रहा है ना प्रशासन कि वो लोग कौन है, अब आप उनकी मुझे- व्यवस्था नहीं चलिए, आप कीजिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, जो मकान, बिजली, पानी बुनियादी जरूरत है, कोई भी अपने जीवन का यापन बिना पानी के कर लेगा? अगर जल निगम ने वहां पे नल का कनेक्शन दिया है और उनके घर में सीवर चल रहा है, अगर उनके घर में पानी चल रहा है, अगर उनके घर में बिजली चल रही है, तो उन्हें अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वो मानव नहीं है? क्या उन्हें उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं? आप जब मैला साफ करवाना होता है, आपको गलियां साफ करवानी होती है, तब आप उनके लिए खैरख्वाह बन जाते हो। जब आपका इलेक्शन आता है तब आप खैरख्वाह बन जाते हो, और जब उन्हें जरूरत होती है उनके स्वामित्व देने की, तब आप उनके लिए धरने बैठ जाते हो। आप सरकार में थे, आप क्यों नहीं दे पाए? और ये सरकारें क्यों नहीं दे पाई? और कितनी पुनर्वास योजनाएं चलाई आपने पूरे प्रदेश में? आपके हमारे यहाँ से आए हुए जितने भी श्रमिक हैं जी, आपके पूरे प्रदेश में कहाँ रहते हैं? आपका औद्योगिक क्षेत्र है पूरा, यहाँ से लेके देहरादून से लेके और आप उधम सिंह नगर तक चले जाइए, ये पूरा एरिया तराई का जितना बेल्ट है, यहाँ हजारों से ज्यादा फैक्ट्रियां रन कर रही हैं। इसमें काम करने वाले श्रमिकों के रहने की व्यवस्था क्या है आपके पास? बिल्कुल सही सवाल आप पूछ रहे हैं। आशीष नोटियाल जी, अब सवाल ये है, देखिए मिश्रा जी ने कहा कि भाई सरकारें तो आपकी भी रही हैं और इतने लोग काम करते हैं, भाई जब साफ सफाई करानी हो, श्रमिक चाहिए या और तरीके के काम आपको कराने हो, तब आपको इनकी याद आ रही है। चुनाव आ रहा है तो याद आ रही है, 5 साल कोई नहीं पूछेगा इनको। और एक बात और देखिए वर्मा जी, मुझे याद आ रहा है उस टाइम का जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर किसी को अपना मकान मिलेगा, मकान भी ऐसा वैसा नहीं, नल जल सब कुछ, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी। तो सब याद आ रहा है और मुझे लगता है निश्चित कांग्रेस के शासन काल में लोगों को जरूर बसाया है। हम लोगों ने लोगों को बसाया है, पट्टे दिए हैं, ऐसे नहीं बसाया, पट्टे देकर बसाया। जहाँ सरकारी जमीनें हुआ करती थी वहाँ पर पट्टे दिए गए और हमने बसाने के काम भी किए। गरीब आदमियों का एक ही साधन होता है। आज की डेट पे आप बताएं 80,000 रुपए का जो जमीन हो गई, कौन गरीब आदमी खरीद लेगा? खाने के लाले पड़े, इतनी बुरे हाल है देश के राज्य के, तो कहाँ से जमीन खरीद लेगा? तो जो, और देखिए सरकार भी जब बनी भारतीय जनता पार्टी की तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम जब आएंगे तो हम मकान कांग्रेस की तरह नहीं, हम बढ़िया वाले मकान देंगे। किस प्रकार की बातें होती थी। आज बताएं, आप लोगों के मकान तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले संसद में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि 5 करोड़ मकान बना दिए। सीता जो है इनकी वित्त मंत्री, वो आशीष जी, तोड़ने का काम कौन कर रहा है? क्या उसका कोई आपके पास सबूत है कि नहीं तोड़ रहे हैं बीजेपी वाले? और तोड़ भी रहे हैं तो फिर किनका तोड़ रहे हैं, ये भी तो आपको पता है। देखिए चुनाव का समय नजदीक है और बस्ती वाले जो है उनके ऊपर डराकर राजनीति की जाती है। अब समय आ गया डराने का, भैया देखो हम ही हैं। मतलब बस्ती वालों को बीजेपी डरा रही है कि भैया वोट दे दो, नहीं तो चुनाव के बाद। निश्चित, हमेशा सचिन भाई, हमेशा ऐसा होता है जो चुनाव नजदीक आते तो हैं। खेवनहार कांग्रेस बनी है कि हम डरने नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि हम डरने नहीं देंगे, मौन व्रत रखेंगे। देखिए कांग्रेस ही तो है जो आज जनता के साथ खड़ी है हर मुद्दे पर। आप देखिए ना, देहरादून में इनके विधायक जो है मारने मरने पर उतारू हैं। इस प्रकार से उमेश शर्मा काऊ जो है मार रहे हैं लोगों को, तो सब जनता सब देख रही है कि आपकी तानाशाही कितनी बढ़ गई है। अब बस्तियां अगर टूट रही है तो भैया उसकी व्यवस्था करो, उनको रखने की व्यवस्था रखना है तो हमारे देश के नागरिक, उनको आपको रखना होगा। कुछ कह रहे हैं मिश्रा जी? और आने वाले समय में अभी कुछ दिन पहले में देख रहा था धान में 3,000 एकड़ जमीन फ्री करा दी है। किसने फ्री कराई? अगर जमीनें फ्री है और कहीं आवश्यकता है इसको बसाने, किसी बस्ती टूटने का, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई प्रूफ आपके पास हो तो बताइए। लेकिन अगर बस्ती टूटी नहीं है तो उनको और अभी मालिकाना हक भी बड़ा नहीं सही कहा मिश्रा जी बता रहे थे कि देखिए जब जरूरत पड़ती है तो बस्ती वाले ही आते हैं। सच्चाई है
आज भी जो आपके घर का काम करने वाला है ना, चाहे कोई महिला आपके घर में अगर झाड़ू पोछे का काम कर रही है तो निश्चित वो बस्ती में ही रहती है। मजदूर मिस्त्री जितने हमारे हैं, लेबर जो हमारे घर में, चाहे वेल्डिंग का काम हो रहा हो, चाहे हमारे घर में पोताई का काम हो रहा हो, सब लोग बस्ती में रहते हैं। कोई रजिस्ट्री की करोड़ों की जमीनों में नहीं रहते हैं, उन्हीं बस्तियों से निकल कर आते हैं। हमें जब उनकी आवश्यकता पड़ती है तो हम उनको सर माथे लगा लेते हैं, और जब हमें लगता है कि भैया अब इनका समय नहीं है तो हम उन्हें भगाने का ठीक है। तो केदार सिंह रावत जी, आपको लगता है कि जो बात कांग्रेस के नेता यहाँ पर कह रहे हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि बीजेपी जो है बुलडोजर चलाने की बात कर रही है, इनको तोड़ने की बात कर रही है, हालांकि मैंने ऐसा नहीं सुना देखा, लेकिन जो आरोप है इनके, और हरीश रावत जी भी कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ इनको चुनाव में धमकाने आते हैं कि वोट दे दीजिए, नहीं तो इस बार जो है सत्ता आते ही सफाई। नहीं, बीजेपी ने कहीं भी बुलडोजर चलाने की बात नहीं की है और इनको हटाने की बात नहीं की है। लेकिन मेरा एक निवेदन, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब जो है जनता के लिए है, तो हमको ये करना चाहिए कि इनको रेगुलराइज, अगर मैंने पहले ही बोला कि अगर ये विदेशी हैं तो इनको भगाइए अपने देश में, और अगर ये भारत के लोग हैं तो इनको दो भाई, चाहो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो, चाहो इनको विस्थापन करके दो। वहां पे अगर रेलवे का है बनभूलपुरा में तो रेलवे को दो, उनको जो है अलग से दो, आप कहीं भी जो है सरकारी जमीन है वहां पे विस्थापित करो। लेकिन विधायक जी, एक सवाल थोड़ा सा जब अतिक्रमण हटाने की बात आती है और आपकी सरकार 10,000 एकड़ भूमि को कब्जे से मुक्त कराने की बात मुख्यमंत्री करते हैं, जिसमें मज़ारों का जिक्र और तमाम चीज़ों का वो जिक्र करते हैं, वो बात अलग है। हाँ, वो बात अलग है। लेकिन जब आप अवैध अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं तो क्या ये बस्तियां अवैध अतिक्रमण में नहीं आती? और बनभूलपुरा हुआ में कानून के तहत आती हैं। हल्द्वानी और ये अतिक्रमण क्या अलग अलग हो सकता है? कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हटा दीजिए, अवैध अतिक्रमण जो है वो कानून की नजर में एक है, लेकिन जो कानून जो है वो न्यायपालिका देखेगी, सरकार। देखिए रावत जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो इन पर भी कहा है, बस्तियों पर भी, कि आवेदन को हटाइए, और सीधा हल्द्वानी में भी यही कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि गलत है, लेकिन उस पर फैसला सुरक्षित है अभी। तो सवाल ये है कि सरकार की फिर दो तरीके की नीति क्यों है कि भाई एक तरफ तो अवैध कब्जा है जो है, अगर एक धर्म विशेष, दो तरह की नीति नहीं है। इधर न्यायपालिका ने जो आदेश दिया कि इनको हटाइए, अवैध है, वो न्यायपालिका तो जो ये देखेगी वैध है क्या अवैध है। ठीक है, लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि ये अगर भारत के नागरिक हैं, मजदूर हैं, तो इनको दो भाई, व्यवस्था दो। ठीक है। उमा जी, आपको क्या लगता है कि दो तरीके की नीति है? भाई कोर्ट तो ये भी कह रहा है ना मलिन बस्तियों को लेकर कि जो नदी किनारे बसे हैं इनको यहाँ से हटाकर इनका व्यवस्थापन कीजिए, कुछ अच्छी जगह पर इनको दीजिए। सरकार के पास अभी लैंड नहीं है या फिर बजट नहीं है, वो तो सरकार बेहतर बता सकती है, लेकिन जब हल्द्वानी की बात आती है तब सरकार कोई अध्यादेश नहीं लाती। इनके लिए 3 बार अध्यादेश ले आई सरकार। देखिए, ये जो पूरी मलिन बस्तियों को हटाने की जो बात चल रही है और चुनाव के टाइम जो चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे काम करने की मंशा कम है और राजनीति बहुत ज्यादा है। चाहे वो कांग्रेस की तरफ से राजनीति शुरू हुई है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से राजनीति है, काम करने की मंशा कम है। देखिए, कांग्रेस को भी मैं इसमें पाक साफ नहीं कहूंगी। जब आपकी सरकार थी, आप मालिकाना हाथ दे सकते थे। बहुत सारी बातें आप करते हैं, कभी गैरसैंड के बारे में बात करते हैं कि हम आएंगे तो गैरसैंड को राजधानी बनाएंगे, और या हमने गैरसैंड में भवन बनाया। तो कांग्रेस भी पाक साफ नहीं है, सिर्फ राजनीति है। कोरी राजनीति इस समय कांग्रेस की तरफ से भी है और बीजेपी की तरफ से भी है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। बनफूलपुरा में अगर किसी विशेष धर्म के लोग हैं तो वहां पर कोई अध्यादेश नहीं लाया जाता, लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह, खास तौर पे देखिए, पहले भी हाईकोर्ट ने ये अतिक्रमण का डिसीजन दिया था कि आप इनको हटाइए, उस समय आपका अध्यादेश जो है वो एकदम से आ जाता है और अतिक्रमण को रोक दिया जाता है। यानी कि धर्म विशेष को देखकर अतिक्रमण को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा, ये राजनीति इस समय बीजेपी की चल रही है, और इसी राजनीति के तहत वो लोग चुनाव को आगे लेकर जाएंगे। और जो उनका एजेंडा रहा है, फूट डालो और शासन करो और वोटों को पोलराइज करो, वही पोलराइजेशन की राजनीति बीजेपी की स्टार्ट हो चुकी है। अभी बनफूलपुरा में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हटाने का, तो आप देखिएगा कुछ दिनों बाद वहां पर कार्यवाही शुरू हो जाएगी और इसको बड़े अच्छी तरह से सोशल मीडिया पर दिखाया जाएगा कि देखिए हमने अतिक्रमण हटाया।
लेकिन अगर हम बात करें देहरादून का अतिक्रमण हटाने की, तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी सरकार की इतनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो सकती कि यहाँ पर वो किसी घर पे बुलडोजर चला दे और किसी भी घर को वो तोड़ने की हिमाकत कर पाए। आप देखिएगा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और अंकेश यहाँ पर भंडारी, अध्यादेश भी आ जाएंगे और यहाँ पर बाकी सारी चीजें भी आपको हो क्या लगता है कि देखिए इसमें प्रशासनिक और कानूनी लचीलापन देखने को मिला? क्योंकि जब शुरुआत में अंकेश भंडारी नदी किनारे रिस्पना और बिंदाल नदी के आसपास जो जमीनें खाली थी, सरकारी जमीनें, तब तो प्रशासन ने इनके विस्तार पर रोक लगाने की कोई कोशिशें नहीं की। लेकिन जब ये बस्तियां स्थायी कॉलोनी का रूप ले चुकी हैं, अब कह रहे कि भैया ये तो अवैध है। निश्चित रूप से सचिन भाई, सरकारों ने जो है अपने अनुसार जो है इन बस्तियों को बसने दिया। और जहाँ तक आप बात करें बसाने की और उसकी, तो ये वोट बैंक के रूप में इनको जो है सिंचित भी किया गया है उत्तराखंड में। और आज एक, क्योंकि जो गरीब आदमी है, गरीब तबका है, उसने जो है जहाँ पर खाली ज़मीन देखी वहाँ पर अपना कब्जा मार लिया। लेकिन सरकार, अब सबसे बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा यहाँ होता है कि राकेश जी ने बताया कि कैसे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड कौन दे रहा है, आधार कार्ड कौन दे रहा है वहाँ पे, कौन राशन कार्ड दे रहा है उनको, कौन बिजली का कनेक्शन दे रहा है, कौन पानी का कनेक्शन दे रहा है। जो सरकार स्वयं सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से दे रही है, तो उसके बाद कहाँ ये कहा जा सकता है कि अवैध है? एक बात के लिए तो कहाँ कोशिश कर रही है मैं बात सचिन भाई, इसमें 12 साल तक भी कानूनी रूप से ये भी कहा जाता है कि 12 साल के बाद यदि आप वहां पर रह रहे तो आपको मालिकाना हक मिलना चाहिए, एक बात के लिए। लेकिन अवैध तो अवैध है, गलत तरीके से रह रहा हो, अवैध तो अवैध है जी। लेकिन यदि हम कानूनी रूप की बात करें, और हमारा अनुच्छेद 21 हमें कहता है कि हमारे अनुच्छेद स्वयं, ये 21 जो अनुच्छेद हमारा है संविधान का, वो स्वयं ये देता है कि मानव जीवन और उसके लिए, उसके जीवन के लिए जो अधिकार, सरकार जो है उसके अधिकारों को सुरक्षित करे, उसके जीवन को सुरक्षित करे, सरकार का काम है। यदि सरकार कह रही कि ये भूमि अवैध है, ठीक है, सरकार कह रही है ये भूमि अवैध है, तो सरकार उनको विस्थापन की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? और क्यों सरकार जो है पहले ही जो है अपने विभागों के द्वारा इस प्रकार के कनेक्शन दे रही है, बिजली के कनेक्शन दे रही है, पानी का कनेक्शन आप दे रहे हैं, आधार कार्ड आप बना रहे हैं, राशन कार्ड आप बना रहे हैं, आप ये चीजें बंद कर दो ना। अवैध है तो आप बंद कर दो सारी व्यवस्थाएं। आप उनको सारी व्यवस्थाएं अपने वोट बैंक के लिए यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं, और उसके बाद जब आपका काम निकल जा रहा है, उसके बाद आप जो है अनाप शनाप कुछ भी करवा दे रहे हैं। या तो आप इस प्रकार से ना करें। और यदि आप बात करते तो आप सभी जो जितनी बस्तियां हैं, 582 जो बस्तियों की बात चल रही है, वो तमाम, चाहे वो रायपुर में आप देखिए 35% वोट बैंक वहां बढ़ गया, राजपुर में आप देखिए 22% वोट बैंक वहां बढ़ गया, आप धर्मपुर विधानसभा में जाइए 22% वोट वहां बढ़ गया, सहसपुर में आप जाइए, ये तमाम, मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ, ये देहरादून का मामला है। और देहरादून में जब इस प्रकार की घटना हो रही है, प्रदेश के कैपिटल में, अस्थायी जो राजधानी है वहां पर इस प्रकार की घटना, तो इस प्रदेश के जो कोने कोने में जो अन्य जिले हैं वहां भी इस प्रकार की हो रही होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार कोई बाहर से भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, लेकिन सरकार पहले उसका प्रॉपर रूप से एक चिन्हितीकरण तो करे, उनकी व्यवस्थाएं तो करे। और आप बिना व्यवस्थाओं के जो है आप कैसे जो है उनको कहीं भी वो कर दे? विस्थापन की नीति तो होनी चाहिए, पुनर्वास की नीति बनाए पहले सरकार। ठीक है सर, हम आएंगे आपके पास, बताइए मिश्रा जी। सचिन भाई, ये जो राजनीति शुरू हुई है ना, ये अब डेमोग्राफिकल है। ये जो बस्तियां याद आ रही हैं ना, इन बस्तियों में कौन है? उत्तराखंड की 37 से 38 विधानसभाएं ऐसी निकल गई जहां पे डेमोग्राफिकल ये बस्तियां आबाद हैं। आप निकालिएगा डाटा, देहरादून से लेके हरिद्वार, हरिद्वार से उधम सिंह नगर, इनके बीच में आपकी लगभग 37 विधानसभाएं आती हैं। और इन 37 विधानसभाओं में डेमोग्राफिकल चेंज है, और इसमें वो मलिन बस्ती के लोग जी, जैसे मैं भी अपने आप को मलिन बस्ती वाला मानता हूं, तो वैसे बस्ती के लोग अब वोट बैंक है। और इस वोट बैंक पे निगाह सबकी है। 2009 में ये जिसके साथ थे उसकी सरकार थी, 2014 में जिसके साथ गए उसकी सरकार हुई, 2017 में जिसके साथ गए उसकी सरकार हुई, 2027 में 24 में जिसके साथ गए उनकी सरकार हुई। तो अब निगाह सबकी है। तो ये जो मांग है सरकार की, हाँ। अगर 11 साल 12 साल आपके घर कोई किराएदार रह जाता है तो वो अपना हक जमा लेता है, तो 25 साल और 30 साल और 40 साल से जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल उसके नाम से आता है, तो उसको अधिकार क्यों नहीं है? ठीक है, आप बताइए आशीष नोटियाल जी, सरकार का ये भी तर्क है, देखिए कुछ मानवीय पहलू भी होते हैं और कुछ आर्थिक पहलू भी होते हैं। देखिए मानवीयता के आधार पर सरकार का भी ये मानना है कि भाई शहर के लिए जो कूड़ा बीनने वाले, निर्माण श्रमिक, घरेलू सहायक तमाम लोग चाहिए, और शहर की अर्थव्यवस्था इनके बिना जो है प्रभावित होगी, इसलिए इन्हें पूरे तरीके से हटाना व्यवहारिक नहीं समझा गया है।
और दूसरी बड़ी बात यह है आशीष जी कि ज़मीन ढूंढना, पर्याप्त बजट, ये तमाम चीज़ें चाहिए। तो सरकार का जो ये पक्ष है, क्या ये सही है? देखिए, सरकार के पास इतनी जमीन है, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने आप बताया ना, हमने पढ़ा था कि सरकार के पास तो कितनी जमीनें इन्होंने मुक्त करवा दी हैं। खुद ही बोलते हैं, खुद ही अपने ढिंडोरा पीटते हैं कि हमने जमीन मुक्त करा दी है। तो जमीनों की कमी नहीं है। और सरकार को, मुझे लगता है, एक एक व्यक्ति का आंकड़ा सरकार के पास है कि कौन व्यक्ति कहाँ रहता है, कौन दृष्टि की जमीन में रहता है। आपने भी अपने चैनल के माध्यम से, अगर सरकार को नहीं पता तो आप भी बता रहे हैं, 536 बस्तियां कितनी बता रहे हैं आपको, तो आप भी बता रहे हैं। तो इतनी बस्तियां हैं, इतने लाख लोग हैं, तो आंकड़े आपसे रखे हुए हैं। सरकार को नहीं मिल रहे तो आप लोगों से ले लें। तो इसकी व्यवस्था करना, देखिए, सरकार का काम होता है। लेकिन सर, आपकी पार्टी पर ही बीजेपी आरोप लगाती है कि उत्तर प्रदेश से जब उत्तराखंड अलग हुआ तो ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही और शासनकाल में बस्तियों का अधिक विस्तार हुआ कांग्रेस के टाइम में। देखिए, निश्चित कांग्रेस ने जो है लोगों को बसाने का काम किया। पट्टे देकर बसाए गए, पट्टे दिए गए हैं। जमीनों की जो सरकारी जमीनें थी वहाँ पट्टे दिए जाते थे। पहले एक था नसबंदी केस में भी इस तरह से पट्टे देकर के लोगों को बसाया गया। तो इस प्रकार सरकार ने, कांग्रेस ने काम किया है, बसाने का काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन इस तरह की राजनीति नहीं करेगी, डराने का काम। हम बसाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं। और आज भी मैं बता रहा हूँ, बहुत अधिक आवश्यकता है लोगों को बसाने की। आज कहाँ जाएगा आदमी? अच्छे अच्छे लोगों की हिम्मत नहीं है कि जमीन खरीद के कहीं और मकान बना पाए, तो बसाना तो पड़ेगा। ठीक है, सरकार की काम है और जमीनें हैं हमारे पास, ऐसा नहीं जमीनें। ठीक है आशीष जी, मैं आऊंगा आपके पास। केदार सिंह रावत जी, अब देखिए समस्या ये है कि भाई ये लोग आ क्यों रहे हैं, बस क्यों रहे हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहाड़ों से पलायन हो रहा है, दूसरे अदर स्टेट से पलायन हो रहा है, और काम को लेकर, रोजगार की तलाश में लोग यहाँ आते हैं और काम भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना? कितने श्रमिक हैं जो यहाँ रह रहे हैं, तमाम कामों में वो इंडल्ज हैं देहरादून के अंदर। तो आपको लगता है कि रोजगार, आपकी सरकार में पलायन एक बड़ी समस्या है? केदार सिंह जी, चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको क्या लगता है उमा जी की एक बड़ी समस्या है सरकार के सामने पलायन और रोजगार, इस वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं सिटी में? देखिए, अगर मलिन बस्तियां लगातार बस रही हैं, लोग दूसरे राज्यों से निकल के या गांव से निकल के हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं, या कहीं भी माइग्रेशन हो रहा है, यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं या बाहर से लोग आ रहे हैं और वो मलिन बस्तियों में बस रहे हैं, तो ये पूरी हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा फेल्योर है कि आज भी हमारे यहाँ इतनी गरीबी है कि लोग इतना नहीं कमाते हैं कि वो रजिस्ट्री की महंगी जमीन को खरीद पाए। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी हमारी सरकारें हैं, जो पिछले 70 साल से, जो भी सरकार रही, चाहे कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की रही, आज तक हमारी कोई आवास नीति नहीं बनी है। आज तक हमारे देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो ये कोई सिस्टम नहीं है कि वो बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ पढ़ेगा, कौन नौकरी करेगा और वो किस तरह के आवास में रहेगा। किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है। अब आप देखिए, सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, सरकारी अस्पतालों की हालत देख लीजिए। गरीब सिर्फ वोट बैंक के लिए रह गया है कि गरीब, सिर्फ वोट की राजनीति गरीब के ऊपर होती है कि, और वो बेचारे गरीब लोग, उनकी किस्मत खराब है कि वो एक गरीब घर में पैदा हो गए। अगर वो किसी अच्छे घर में पैदा होते तो बड़े आराम से वो रजिस्ट्री की जमीन खरीदते, ठीक ठाक से बढ़िया इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते और एक अच्छी सी नौकरी कर रहे होते। लेकिन उनकी किस्मत खराब है कि वो एक गरीब घर में पैदा हो गए। गरीबी की वजह से वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने गए, सरकारी अस्पतालों में इलाज कराया और इस लायक नहीं बन पाए कि वो जमीन, अच्छी जगह जाके जमीन खरीदे। तो सिस्टम का फेल्योर है। आप ये बताइए, हम इस समय विश्व की सबसे बड़ी आबादी हैं, क्या हमारी सरकार के पास, बीजेपी सरकार के पास कोई रोड मैप है कि इतनी बड़ी आबादी को आप आवास कैसे देंगे? क्या हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास ये रोड मैप है कि वो अगर सत्ता में आ गई तो इतनी बड़ी आबादी को कैसे आवास देगी? आवास के बारे में कोई बात ही नहीं होती है। ये सिस्टम नहीं है क्या सरकार के पास, या बीजेपी रही हो, कांग्रेस ही हो? जैसे हम अलग स्टेट्स में देखते हैं और देश में देखा, भाई इंदिरा आवास की योजना कांग्रेस के टाइम पर दी गई, मायावती के टाइम पर काशीराम के आवास बनाए गए, मुलायम सिंह के टाइम पर जो है वो लोहिया आवास वगैरह बनाए गए। तो इस तरीके का सिस्टम यहाँ क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? नहीं, तो यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये तो ज्यादातर हम देख रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद इसका ज्यादा विस्तार हुआ है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या ये पहल नहीं होनी चाहिए? देखिए, कुछ चीज़ों पर विषय है, क्योंकि अभी हमारी बहन उमा जी कह रही थी कि यहाँ लोग ज़्यादा क्यों आते हैं। हमारे प्रदेश में रोजगार है, हमारे प्रदेश में उद्योग है, हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए लोग यहाँ आते हैं। आज आप देखिए कि आप फरीदाबाद में जॉब करने जाइए, आपका मिनिमम वेजेस है 11,000, हमारे यहाँ का मिनिमम वेजेस है 12,500।
फरीदाबाद में 11,000 में जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल है, और यहाँ 12,500 रुपये में आपका जीवन यापन उस व्यक्ति का हो जाता है। वो 2,000 रुपये 4,000 रुपये घर भी भेज देता है। क्योंकि मैं श्रमिक क्षेत्र का से आता हूँ और मेरे पास श्रमिक ही काम करते हैं, तो मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ जी। और ज़्यादातर बाहर के लोग ही यहाँ आते हैं, मलिन बस्ती में वही बसते हैं, उन्हीं के द्वारा बसाई गई बस्तियों को हम मलिन बस्ती कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ उद्योग है, यहाँ पर्यटन भी एक उद्योग है, यहाँ औद्योगिक विकास भी है, फिर डेवलपमेंट के बहुत काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के भी काम हो रहे हैं, इसलिए बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं, तो जहाँ पे लोग आते हैं बाहर से, ये एक कारण। दूसरा कारण ये है कि हाँ गरीबी है। अब पहले क्या था कि पीछे पूर्ववर्ती सरकारों ने एक योजना चलाई थी, पहले श्रमिकों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती थी। हम लोग चूंकि जब से ये प्रदेश डेवलप हुआ है तब से इस चीज़ को जानते हैं। तो बीच में एक बार हरीश रावत जी की सरकार आई तो उन्होंने इंदिरा अम्मा भोजनालय चला दिया, और वो हर औद्योगिक क्षेत्र में चला दिया। उस औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता था कि 10 रुपए में दोनों टाइम का, 10 रुपए सुबह और 10 रुपए शाम, दोनों टाइम में उन्हें भरपेट भोजन उस इंदिरा अम्मा भोजनालय से मिल जाता था। तो उन्हें सिर्फ सोने की चिंता थी। अगर आज भी यहाँ जो बड़े बड़े क्लस्टर हैं उद्योग के, अगर सरकार चाह ले तो ये मलिन बस्तियां समाप्त हो सकती हैं, बना दे उनके रहने के लिए रैन बसेरा जैसा। सर सारा काम तो सरकार उसी वर्ग के लिए कर रही है ना, लेकिन फिर वो वर्ग जो है उसका उत्थान नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री जी बोले, मुख्यमंत्री जी बोले, ये जो लड़ाई है ये उन लोगों की लड़ाई है, ये वो बस्तियां हैं जिन्होंने अपना अस्थाई मकान बना लिया है, उनको भूमधरी का अधिकार चाहिए। ठीक है, ये जो अधिकार है। आशीष नोटियाल जी, आपको क्या लगता है कि सरकारें चाहे आपकी रही हो चाहे बीजेपी की हो, काम उन्हीं वर्ग के लिए करना है, लेकिन बाद में जब सुई घूम कर आती है तो फिर आंकड़े बताते हैं भाई ये नहीं हुआ, इतने गरीबी रेखा के नीचे हैं, इतने भुखमरी के कगार पर हैं, इतनों का आवास नहीं मिला। और जब आंकड़े सरकार बताती है तो 5 करोड़ आवास दे दिए, 2 करोड़ को पेंशन का लाभ मिल रहा है, इतना सब कुछ बताते हैं, तो फिर क्यों नहीं डेवलपमेंट होता इन लोगों का? देखिए, सरकार जो है गरीबों का माहौल उड़ा रही है, उनकी बेइज्जती करने का काम कर रही है। वो चाहती नहीं कि गरीब कभी अमीर हो पाए। आप देखिए ना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, गरीब और गरीब होता चला गया, और अमीर जो है वो तो अमीर होगा ही होगा, क्योंकि इनके ऊपर इनके हाथ है। लेकिन स्थिति बड़ी दिक्कत है, और हर किसी को गरीब के ऊपर ही राजनीति करनी है। क्या क्या सपने दिखाए थे कि जब हम आएंगे तो 15-15 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे, काला धन आएगा, क्या क्या बोला था। पर आज कहाँ पे सच्चाई है बताए ना। किसी बेचारे के पास सर ढकने के लिए अगर थोड़ी सी जगह है तो आप उसको भी उजाड़ देना चाहते हैं। अरे आप एक काम करो ना, गरीबों को एक जगह खड़ा करके सबको खत्म नहीं कर दो, रहने दो गरीबों। हमने गरीबों को चावल दे दिया, कांग्रेस ने गरीबों का गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन आज तक सर वो चीजें चल रही हैं। आशीष नोटियाल जैसे तो सरकारें नारा देती हैं, इंदिरा गांधी जी ने भी दिया था, मोदी जी दे रहे हैं। कांग्रेस से बोनस में गरीबी ही तो मिली, बाकी मिला क्या? कांग्रेस ने करा भी तो है, कांग्रेस ने तो करा है। लेकिन गरीब के उत्थान के लिए कांग्रेस ने तो देखें कंट्रोल बनाए, कांग्रेस ने स्कूल्स बनाए, इन्होंने सब बंद करने शुरू कर दिए। कांग्रेस सूचना का अधिकार भी लेकर आई कि कहीं किसी से कोई सूचना मांग लो, इन्होंने सूचना का अधिकार भी खत्म करने का एक चीज आशीष भाई और बता दें, उत्तराखंड की गरीबी का एक छोटा सा नमूना और दे देते हैं। जो उत्तराखंड के शासकीय विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय हैं, वो पूरे देश में सबसे कम शिक्षार्थियों को शिक्षा देने वाला संगठन है। यहाँ सबसे ज्यादा 1 करोड़ 20 लाख की आबादी में सबसे ज्यादा प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करने वाले लोग रहते हैं। ये है आपके यहाँ की गरीबी। चलिए ठीक है सर, गरीबी पर हमने बात की, और आज बात मालिकाना हक को लेकर भी हमने की। तमाम मेहमानों का, अंकेश जी और केदार सिंह रावत जी, आशीष जी, मिश्रा जी, उमा सिसोदिया, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि मालिकाना हक मिलेगा या सिर्फ कोरी राजनीति होगी? आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।